स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चौथा अध्याय मुगल साम्राज्य, मुस्लिम डायनेस्टी। अगर आपने इससे पहले अध्याय नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आरंभ करते हैं। हमेशा की तरह पहले हम अध्याय को समझेंगे और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं थी, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। विविधताएं मतलब अंतर। उत्तर में लोग अलग संस्कृति को अपनाते थे, दक्षिण में अलग, ठीक है, इस तरह की अलग अलग विविधताएं थी, इसलिए वहाँ पर शासन करना बड़ा ही कठिन कार्य होता था। अपने पूर्ववृत्तियों के विपरीत मुगलों ने साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने शासन प्रशासन के ढांचे पर शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। चित्र 1 में लाल किला दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वह चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, के उत्तराधिकारी थे, और पिता की ओर से वह ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। स्मृतियां मतलब जो भी यादें हैं, नरसंहार मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में मानवों की हत्या की गई हो, उसे नरसंहार कहते हैं। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों जैसे उजबेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चित्र 2, जिसमें तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र, जो 1702 से 12 के मध्य में तैमूर है, उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मरीन शाह है, और उसके बाद उबसेद बाबर के दादा जो थे। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा जो बाबर के परदादा थे, और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे व चौथे व पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों के समूह की प्रस्तुत तस्वीर दिखाता है। चित्र देख लिया है, इसके बीच में तैमूर बैठा है और चारों तरफ दूसरे महान शासक बैठे हुए हैं। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरघाना राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की और दूसरी शाखा उजबेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। पैतृक मतलब जो पिता से मिली हो, उसे पैतृक कहते हैं। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? वे भी हम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं, उदाहरण के लिए आप ये गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे।
मुगलों और अहोम जो अध्याय 7 में देखेंगे, सिखों जो अध्याय 8 और 10 में देखेंगे, और मेवाड़ व मारवाड़ जो अध्याय 9 में देखेंगे के संबंध में भी गौर करें। सफ़ाविद ईरान के अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से ढक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? वे देखेंगे। चित्र 4 में हम 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी की पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। चित्र 4 में देख सकते हैं गोला बारूद का इस्तेमाल हो रहा है, तोप और गोला बारूद का। अब हम तालिका 1 देखते हैं। मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं, इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबर का शासनकाल कब तक रहा? 1526 से 1530। उसमें उसकी प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी थी? 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा और राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद आता है हुमायूं, जिसका शासनकाल 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया, मतलब कि कमज़ोर हो गया। शेर खान हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 चौसा के युद्ध में और 1540 कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने पर बाध्य कर दिया। ईरान में हुमायूं से सफ़ाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया, परंतु उससे पहले अगले वर्ष ही इमारत में एक दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आते हैं अकबर, 1556 से 1605। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसने शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गए। उसने सूरी और अन्य अफगान और निकटवर्ती राज्यों जैसे मालवा और गोडावन तथा सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्होंने 1579 और 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए और सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया और दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों पर उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह के मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके पश्चात सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। फिर सम्राट बनते हैं शाहजहां 1627 से 1658। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जान लोदी ने विद्रोह किया और पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई
और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिखों समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। औरंगजेब 1658 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई और परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों में अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मंगोलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। उसके पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफ़ाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया और 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का प्रयोग करते थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। मानचित्र 1 में हम अकबर के शासन का देख रहे हैं। 1605 में जो था, जितना भी इसमें बुरा हल्का ब्राउन जो रंग है वो पूरा अकबर का शासन का। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहरयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार को विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर करिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठ अधिकार या शहरयाद? वे आप कमेंट करके बता सकते हैं। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर, जो वर्तमान में जयपुर है, के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़, जोधपुर के शासक की पुत्री थी। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका 1 की ओर फिर देखें। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह कर दिए और उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उनकी जागीर, जो वतन था, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 में देखें और गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता को स्वीकार करने आए थे तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया था। इसका अपमान का परिणाम क्या हुआ?
वह जेल से भाग गए थे, आगरा की जेल से, और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। मनसबदार व जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्ति करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुस्लिमों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को भी सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्होंने कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जात की श्रेणियाँ देखते हैं। 5000 जात वाले अभिजात को दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से दर्जे से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी थे, मतलब कि 5000 जात उनको मिल गई थी। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ राज्य का खर्चा बढ़ गया? जी हाँ, जितने ज़्यादा मनसबदार होंगे उतना ही वेतन उनको देना पड़ेगा, तो राज्य का खर्चा बढ़ गया। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे और उन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे। अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आंकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार से वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हुई। फलस्वरूप जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इसी कारण से किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। चित्र 5 में अपने सवारों के साथ मनसबदार अभियान पर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। चित्र 6 में शाहजहां के राजकाल को एक लघु चित्र का ब्यौरा, यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्टाचार रिश्वत लेते हुए और एक अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए दिखाई दे रहा है। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलता था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के मध्य से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि में के लिए कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर लिया और प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि पर निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे।
ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे और 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। अकबरनामा और आईन अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासन काल को इतिहास लिखें। उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने इस इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक अकबरनामा दिया। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान और दूसरी अकबर की शासनकाल की घटनाओं पर विवरण देती थी। वह तीसरी जिल्द आईन अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें, फसलों व पैदावार व कीमतों, मजदूरी, राजस्व की संख्या की विवरण। चित्र 7 में अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर का चित्र दर्शाया गया है। अकबर की नीतियां नज़दीक से एक नज़र। अकबर की नीतियों के बारे में देखते हैं। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों बटा हुआ है। उन्हें सूबा कहा जाता है। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों को निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी। सेना सैनिक वेतन अधिकारी होता था। सदर धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था। फौजदार सेना नायक और कोतवाल नगर पुलिस अधिकारी होता था। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। चित्र 8 में नूरजहां का फरमान दिखाया गया है। उसी के संदर्भ में ये लिखा गया है, पढ़ते हैं। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। उससे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, उसको समय समय पर सहयोग देती रही और नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे। दूसरी ओर वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा गया था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं को संचालन करते थे। बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों के अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए गए। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमों, ब्राह्मणों, जेसुइटों, पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुशत धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। यह चर्चाएं इबादत खाना में हुई, जो अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों व रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधनता पर बल देता है, वे अक्सर कट्टर होते हैं। मताधनता क्या होता है? ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर या यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए।
उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन व असामंजस्य पैदा करती है। यह अनुभव अकबर को सुलह एवं कुल या स्वतंत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह व कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की और शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। चित्र 9 में इबादत खाने में अकबर विभिन्न धर्मों के साथ चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुलह व कुल। अकबर की सुलह व कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों एवं सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसकी विशाल साम्राज्य जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों की जगह थी। यहाँ सहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी व शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसके सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी में उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक व वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से व कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसकी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर भी विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई दे रही थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त थे कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य में अनुमादित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन व वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक जैसे किसान व शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से बहुत गरीब थे, मुश्किल से पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकार के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन व संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राटों के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए, हैदराबाद में अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। राज्य और रानियां। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार में विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें से ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान जो 1520 से 1566 शामिल है। उसके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को भी घेर लिया। उसकी फ़ौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिए और मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया और पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना का प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिष्ठा हुई। अरब सागर में इन नौसेनाओं ने पुर्तगालियों को चुनौती दी और सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया।
क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए। इन नियमों का लक्ष्य ये था कि वे बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेकार व भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य शासनकाल शासकों के बारे में पता लगाएं तो इंग्लैंड के शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान के सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलजेविच जो कि 1530 से 1584, जो इवान दी टेरेबल नाम से कुख्यात था। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सही जोड़े बनाएं। मनसब, मनसब का मतलब होता है पद। मंगोल उज्बेक आ जाएगा। सिसोदिया राजपूत मेवाड़, राठौड़ राजपूत मारवाड़, नूरजहां जहांगीर, सूबेदार गवर्नर। तो मनसब का हो जाएगा पद, मंगोल का हो जाएगा उज्बेक, सिसोदिया राजपूत मेवाड़, राठौड़ राजपूत मारवाड़, नूरजहां जहांगीर, सूबेदार गवर्नर। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान भरें। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के राज्य की राजधानी थी काबुल। पहले का उत्तर हो जाएगा काबुल। दूसरा है, ढक्कन की पांचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर और खालिस्तान थी बीजापुर और गोलकुंडा। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक थी तो सवार उसके खालिस्तान को दिखाता था, सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी खालिस्तान के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। सुलह कुल, घ का हो जाएगा सुलह ए कुल। अगला प्रश्न है, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे? तो कौन कौन से केंद्रीय प्रांत थे? दिल्ली और आगरा। अगला है, मनसबदार और जहांगीर में संबंध क्या था? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। मनसबदार जागीरों पे प्रशासन नहीं करते थे, उन्हें केवल जागीरों के राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? मुगलों की आमदनी का प्रमुख संसाधन किसानों से मिलने वाला राजस्व था। किसान ये राजस्व जमींदार को देते थे, जिसे जमींदार सरकारी खजाने में जमा करते थे। अगला प्रश्न है, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्नलिखित प्रकार से महत्वपूर्ण थी। पहली, अकबर की धार्मिक वाद विवाद से यह ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन के लिए उत्तरदायी है। चर्चाओं में उन्हें एक नई सोच प्रदान की, जिसमें सिर्फ न्याय, शांति और सच्चाई की बात पर बल था। इन चर्चाओं का अनुभव अकबर के सुलह-उल-कुल अथवा शांति के विचार की तरफ गया। अगला प्रश्न है, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया?
मुग़ल अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी यादों को मुग़ल प्रतियोगी उज़्बेकों से संबंधित थी। मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे, क्योंकि उनके महान पूर्वज तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुग़ल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? भू राजस्व से प्राप्त होने वाली मुग़ल साम्राज्य की स्थायित्व के लिए निम्नलिखित प्रकार से जरूरी थी। पहली, भू राजस्व की आय राज्य की प्रमुख वेतन होती थी। इस आय से राज्य के सभी प्रमुख कार्य किए जाते थे, जैसे व्यापार, कृषि उत्पादन, कर्मचारियों को वेतन देना, सैनिकों को वेतन तथा अन्य प्रशासनिक खर्चे भी राजस्व की आय पर निर्भर थे। अगला प्रश्न है, मुग़लों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? मुग़लों ने तुरानी और ईरानी के साथ साथ भारतीय, मुसलमान, अफ़गान, मराठों और अन्य समूहों की नियुक्ति की थी, ताकि उन्हें अपना भारत में शासन बढ़ाने और स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिले, जो कि मुग़लों के लिए महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि मुग़ल साम्राज्य का प्रसार हो रहा था और केवल मुग़लों को उन्हीं समाज से जुड़े लोगों की प्रशासन में आवश्यकता थी, ऐसा करके एक कुशल प्रशासक बन सके। अगला प्रश्न है, मुग़ल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक इकाइयों में बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? आधुनिक भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में अलग अलग खान पान, वेशभूषा और भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। मुग़ल साम्राज्य भी इसी तरह अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ था, परंतु वह एकीकरण इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि दिल्ली में बैठा शासक कमज़ोर था और आर्थिक रूप से साम्राज्य की स्थिति खराब हो गई थी। वर्तमान भारत की विविधताओं से भरा देश है। यह भारत की एकता का प्रतीक है। आज भारत के सभी नागरिक मतदान करके अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, जो देश पर शासन करता है। वह संविधान का पालन करता है। संसद में सभी राज्यों से आए गए प्रतिनिधि जनता की बातों को उठाते हैं। यह सब राष्ट्रीयकरण की आवश्यक है, न कि चुनौती। अगला प्रश्न है, मुग़ल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच का आय का फासला मुग़लों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? किसी भी साम्राज्य व समय की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान अहम होता है। कृषि लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्रदान करती है। मुग़ल काल की भांति आज भी कृषक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषकों के लिए एक समस्या उनकी आमदनी की होती है। अधिकतर किसानों के पास अपने खेत नहीं होते हैं, वे दूसरों की खेती में काम करते हैं। इससे उनकी आय के बड़े हिस्से किसानों की अपेक्षा कम होती है, वह गरीब जीवन जीते हैं। हम ये मान सकते हैं कि आज भारत में अमीर व गरीब के बीच का फासला मुग़ल काल की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गया है। इसका प्रमुख कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। जलवायु परिवर्तन के कारण अच्छी व समय पर वर्षा न मिलना के कारण फसल खराब हो जाती है, जिससे किसान धन नहीं कमा पाते हैं। हमारी सरकार कृषकों के हित के लिए अनेक योजनाएं चलाकर उनकी आय में वृद्धि के प्रयास करती रहती है, जिससे वे धीरे धीरे गरीब और अमीर का फासला कम हो रहा है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें।